नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और आज हम बात करेंगे हड्डियों का, यानी कि जोड़ पे बात करेंगे, हड्डियों के जोड़ के निदान के बारे में बात करेंगे। आज डॉक्टर वैभव सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन कह दूं या फिर ऑर्थोस्कोपी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट की महारत हासिल किए हुए हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आप ये बता दीजिए डॉक्टर साहब कि ऑर्थोस्कोपी जो वर्ड है वो क्या टर्म है, मतलब लोगों को समझाने के लिए। ऑर्थोस्कोपी एक्चुअल में जॉइंट को दूरबीन के द्वारा देखने की एक तकनीक है, जिसमें कि जो चीज़ पहले बड़े चीरे के साथ की जाती थी वही चीज़ आज छोटे दूरबीन के स्कोप से, छोटी टनल के माध्यम से वो देखा जाता है जॉइंट्स को, और फिर उसमें डायग्नोस्टिक स्कोपी की जाती है या फिर उसमें ऑपरेट किया जाता है। दोनों ही चीज़ें अपन डायग्नोस भी उससे कर सकते हैं, प्लस उसको अगर कोई उसमें खराबी है तो फिर उसको निदान भी उसी सेम पोर्ट के से अपन कर सकते हैं। मतलब जो एक बार आपने किया उसी से डायग्नोस भी हो गया और उसी से इलाज भी हो गया, तो मतलब इजी हो गया। इजी वे हो गया। पहले जो चीज़ ओपन की जा रही थी, जिसमें चीरा बड़ा लग रहा था, रिकवरी टाइम ज़्यादा था, वही चीज़ आप शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर कर पाएंगे। एक और टर्म है ऑस्टियोपोरोसिस, ये बेसिकली इसके बारे में बता दीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली क्या बोन हेल्थ से जुड़ा हुआ टर्मिनोलॉजी है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे इसमें दो बोन में एक्टिविटी होती है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ब्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो मेनली बोन को बनाने का काम करती हैं, और ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो होती हैं वो बोन के डीमिनरलाइजेशन या बोन को कमज़ोर करने का काम करती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लास्टिक एक्टिविटी कम होने लग जाती है, और जो क्लास्टिक सेल्स है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो बोन का वीकनेस होने के कारण अर्थराइटिस डेवलप होना, ये चीज़ें एज के साथ साथ बढ़ने लग जाती है। एक वर्ड काम में लिया आपने, डीमिनरलाइजेशन, मिनरल वर्ड एक काम में लिया, ये हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हड्डियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि बोन की हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें मेनली जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गए, और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो बोन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं या बोन को बनाते हैं। तो उन चीज़ों का सहयोग ज़रूरी होता है बोन के लिए, और जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है वैसे वैसे ये चीज़ें कम होने लग जाती हैं शरीर से। तो उनके कारण जॉइंट्स में पेन रहना या फिर स्ट्रेस फ्रैक्चर डेवलप हो जाना या कंप्रेशन फ्रैक्चर स्पाइन में डेवलप होना, ये ऑस्टियोपोरोसिस के कारण या बोन के कमज़ोर होने के कारण एक उम्र के साथ साथ डेवलप हो जाता है। D3 की जो आपने बताई बात, ये D3 तो आम हो गया आज के लोगों के अंदर, कम होता है। बस वो एक शॉट पीने के लिए कहते थे हर वीक एक शॉट पियो, D3 ठीक हो जाएगा। तो ये जो D3, और ऐसा नहीं है कि एज बड़ी एज में है, नॉर्मल एज में भी D3 का प्रॉब्लम है। और खासकर जो लोग वीगन हैं या जो लोग मांसाहारी नहीं हैं, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा D3 की प्रॉब्लम है। एक्चुअल में देखो, विटामिन D3 और विटामिन B12 दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो आप वीगन या वेजिटेरियन की बात कर रहे हैं वो उनमें B12 बहुत कम होगा। नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन में B12 सफिशिएंट मात्रा में होता है। और रही बात D3 की, तो D3 बोन हेल्थ के लिए सबसे मेन एक इंग्रेडिएंट आप मान सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से ट्रांसपोर्ट का काम करता है कैल्शियम के लिए। कैल्शियम को बोन तक पहुंचाने का काम उसका होता है। वो आपको धूप से मिलता है ऐसा? हाँ, धूप से मिलता है। वो बॉडी में आप एक सप्लीमेंट की तरह गोली से भी उसको ले सकते हैं, लेकिन मेनली वो धूप से जनरेट होता है। अब विटामिन D3 के लेवल की बात जहाँ तक है, उसमें क्या है कि जो स्टडीज़ हैं मेनली यूरोपियन स्टडीज़ हैं, तो विटामिन D3 एशियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट सब में ही कम होता है। रीज़न क्योंकि उनकी जो स्किन क्वालिटी है वो उनसे डिफरेंट है ना। एथनिसिटी जो होती है उसका बॉडी पे बहुत इफेक्ट होता है। मतलब कोई भी बॉडी पे, स्ट्रक्चर पे या फिर बोन पे एथनिसिटी का, जेनेटिक्स का फ़र्क पड़ता है। तो उसी में एक एशियन में विटामिन D3 थोड़ा सा लेवल, जो एशियन लेवल जो है वो यूरोपियन लेवल से थोड़ा कम होता है। ठीक, तो D3 एक मेजर पार्ट भी है आपके हिसाब से कि किसी बोन को बेहतर रखने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात हड्डियों का गलना, हड्डियों का अपने तरीके से कभी कभार चलते चलते टूट जाना, ये सब जो है, ये सब ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होता है। जैसे मेनली ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है 40s के बाद में। फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इसके लिए। उनमें हार्मोनल लेवल जैसे ही मेनोपॉज पे डिक्रीज होता है, उस टाइम में ऑस्टियोपोरोटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है। हार्मोनल चेंजेस से भी होते हैं मेनली
मेनली ये हार्मोनल चेंजेस से ही होता है। जैसे जैसे हार्मोन लेवल डिक्रीज होंगे मेल और फीमेल में, इस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे जैसे डाउन होंगे मेल और फीमेल में, तो वैसे वैसे ऑस्टियोपोरोटिक बोन बढ़ती जाएगी और मेनली ये 40s के बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए हार्मोनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद में जैसे आपने मोस्टली देखा होगा कि अर्थराइटिस की समस्याएं बढ़ जाती हैं फीमेल्स में। वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वो बोन की हेल्थ डाउन होती जा रही है। तो बोन की हेल्थ के लिए आपको हार्मोन्स बैलेंस ज़रूरी है। तो इसके फर्स्ट सिम्टम्स क्या है कि आपको लगता है कि बोन्स में दर्द रहना या ऐसे कुछ, या क्या है उसके सिम्टम्स क्या है? बोन में सबसे पहले आपको स्टैंडिंग में या सिटिंग में, जैसे लॉन्ग टाइम सिटिंग है उसमें बैक पेन रहना स्टार्ट होगा, मसल क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, या फिर जब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती है वैसे वैसे उसमें इन्फ्लामेशन आना या हड्डियों का टेढ़ा होना, जॉइंट्स का टेढ़ा होना, वो आना स्टार्ट हो जाता है। जो उंगलियां टेढ़ी हो जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है, ये भी उसी के पार्ट? ये अर्थराइटिस का पार्ट है, जिसमें अर्थराइटिस अलग अलग टाइप का होता है। उसमें जॉइंट की लेयर खराब होने लग जाती है जिससे कि बोन में टेढ़ापन आने लग जाता है जॉइंट्स में। मोस्टली जो ऑस्टियोपोरोटिक के कारण या फिर एज रिलेटेड जो सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, उसके कारण जो बोन में टेढ़ापन आएगा वो वेट बियरिंग बोन में आएगा। अच्छा। जिस पे प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ जैसे रहा है, पाँव और यहाँ पे? हाँ, जिस पे प्रेशर पड़ रहा है वो उस स्ट्रेंथ को ले नहीं पा रही है, तो उसके कारण वो टेढ़ी होती जाती है। एक्चुअल में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई का रोल है इसमें। जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ, अपनी बोन की स्ट्रेंथ पे अगर ध्यान दोगे या वॉकिंग या योगा कुछ भी करोगे, बोन में डिमांड तभी बढ़ेगी जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप बेड रिडन पेशेंट है उसमें ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो जाएगा क्योंकि आपको सिग्नल ही नहीं जनरेट हो पा रहे कि बोन में स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो बोन की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि उसका यूजेज क्या है और अपनी डाइट क्या है, दोनों पे डिपेंड करेगी। अब आपने डाइट एक वर्ड कम है, डाइट क्या होना चाहिए उसके लिए कि बेस्ट, और कौन सी डाइट सही है और कौन सी गलत? देखो, बोन की हेल्थ के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है, विटामिन D3 रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम और डिफरेंट टाइप की और माइनर मिनरल्स रिक्वायरमेंट है। तो सभी का एक सफिशिएंट अमाउंट अपने बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एक्सेस में ले रहे हैं, जैसे कुछ लोग कैल्शियम रेगुलरली खा रहे हैं कि हम ओल्ड एज में कैल्शियम रेगुलरली ले रहे हैं, तो वो आपको एक लिमिट तक ही बेनिफिशियल रहेगा, उसके बाद में वो बेनिफिशियल नहीं रहेगा। वो विटामिन D3 जैसे आपको लेना है तो 8 to 12 वीक आपको रखना है। कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है तो बीच बीच में मेंटेनेंस डोज आप ले सकते हैं, लेकिन रेगुलरली उसको कंटिन्यूस ना रखें। अब मतलब लोग जैसे शैलकोल खा रहे हैं, प्रेगासिबैम खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि सब हमारे पास इंटैक्ट हम सब चीज़ें खा रहे हैं और तरीके देखो, यूट्यूब के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो उसमें से एक ये है कि ना, आप उन चीज़ों को एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, है ना, उन चीज़ों को एक लिमिट तक यूज़ करना सही है। दवाई की से ज़्यादा अच्छा है कि आप डाइट में कुछ ही चीज़ें देखो, आप अपने बॉडी के उस लाइफ स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने फूड में चेंज कर सकते हो, आप रेगुलरली स्ट्रेचिंग, योगा, वॉकिंग, इसको अगर करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ना कि दवाई लेने से। दवाई तो एक एंड ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपकी कि बॉडी में बोन की हेल्थ, देखो मसल की हेल्थ के साथ भी जुड़ी है। अगर मसल स्टिफ रहेंगी तो जॉइंट्स पेन रहेगा, आपको जॉइंट्स में टेढ़ापन आना चालू हो जाएगा, स्टिफनेस रहने लग जाएगी। तो मसल को भी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपने को स्ट्रेचिंग करनी है, वॉकिंग करना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो बोन में कैल्शियम की डिमांड बढ़ेगी और बोन हेल्थ इंक्रीज होगी। चलिए, आपकी एक और मास्टरी, जिस तरीके से बात कर रहे थे नी पेन और नी रिप्लेसमेंट की भी बात कर रहे थे, उसका एक टर्म बताइए क्या है? नी, मोस्टली जो अर्थराइटिस होता है मोस्टली लोगों को नी में हो रहा है, नी अर्थराइटिस। तो नी अर्थराइटिस में कई स्टेजेस हैं। तो अर्ली स्टेजेस में आप मेडिसिन या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो स्टेज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी बीमारी प्रोग्रेस करती जाती है, वैसे वैसे वो चीज़ नी रिप्लेसमेंट की तरफ चली जाती है फिर। तो नी रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन है। देखो, जैसे मैंने पहले उसके लिए कहा, दवाइयाँ, सर्जरीज, ये एंड ऑप्शन है। पहले भी लोग बिना नी रिप्लेसमेंट के लिए सर्वाइव कर रहे थे, अभी भी कर सकते हैं, बट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको ज़रूरी है। नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट आपको तभी है जब आपकी डे टू डे लाइफ में वो प्रॉब्लम करने लग जाए।
आपको पेन इतना सिग्निफिकेंट रहने लग जाए कि आपको विदाउट पेन किलर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, या आपको नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, टॉयलेट यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो ये जब हैम्पर होने लग जाए तब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज आप लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज और डाइट से इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, बट प्रॉब्लम यहाँ होती है कि ना तो हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं, ना डाइट इम्प्रूव करते हैं, और उस बीमारी को लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। और फिर डॉक्टर के पास आके कहा जाता है कि सर जितनी गाड़ी गुड़ा वित्ती तो गुड़वाओ और घुटने चेंज नहीं करवाने। तो वो चीज़ एक हानिकारक होती है। क्यों? घुटने की समस्या, फिर वो गाड़ी गुड़ते गुड़ते फिर वो गाड़ी पे आ जाए फिर वो आदमी। तो ये समस्या ज़्यादा होती है क्योंकि घुटने के साथ साथ आपका जो है लिगामेंट भी इन्वॉल्व होता है जॉइंट के लिए। तो लिगामेंट की जो स्ट्रक्चर है वो एक लेवल, एक डिफॉर्मिटी के बाद में वो टेढ़ापन आने लग जाता है। उसके बाद में नी रिप्लेसमेंट करके कि उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आता जो आप एक उसके अर्ली स्टेज पे नी रिप्लेसमेंट करके जो रिजल्ट दे सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही डिफॉर्म्ड नी में नी रिप्लेसमेंट करोगे और एक अर्थराइटिक नी में करोगे तो उसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट जो हो रहा है उसमें भी पार्शियल और फुल, ये भी दो चीज़ें हैं। पार्शियल और फुल दो टाइप का होता है, उसकी अलग अलग लेयर है। कार्टिलेज की जो लेयर होती है, जैसे मीडियल कंपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, अंदर का कंपार्टमेंट है, बाहर का कंपार्टमेंट है। तो उस कंपार्टमेंट में मोस्टली जो होता है, अंदर वाले कंपार्टमेंट की लेयर ख़राब होती है, जिससे आपने देखा होगा कि अंदर घुटने के अंदर की साइड पेन स्टार्ट होता है अर्ली में। तो अर्ली स्टेज में अगर अंदर की लेयर ख़राब है, बाहर की लेयर ठीक है, तो उसको पार्शियल रिप्लेस किया जा सकता है। कंप्लीट नी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, डिफॉर्म नहीं है। तो अगर एक बार डिफॉर्मिटी बढ़ गई, दोनों लेयर इन्वॉल्व हो गई, ऊपर एक बोन होती है पटेला, जिसको ढकनी बोलते हैं अपने नॉर्मल भाषा में, अगर वो भी इन्वॉल्व हो गई तो कई बार पटेला को भी अपने को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है उसका भी। बट इसमें भी एक चीज़ है सर, इसकी मसल्स अगर बहुत सही है आपकी, तो आपको आपका नी रिप्लेसमेंट बहुत सक्सेस हो जाता है। अगर मसल्स वीक है तो वो भी दिक्कत देता है। मसल और लिगामेंट की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए नी रिप्लेसमेंट से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कितनी डिफॉर्मिटी है, किस स्टेज में है, मसल बैलेंसिंग क्या है, और उसका मूवमेंट कितना है। अगर मूवमेंट कम है तो पहले मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले उसके मूवमेंट में फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज उससे सुधार किया जाए अर्ली स्टेज में। अगर वो चीज़ ना हो पाती है तो उसके लिए करेक्टिव मेथड्स हैं इम्प्लांट के साथ, बट अगर खुद से बैलेंसिंग बन जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। एक बार अगर मसल हेल्थ बिगड़ी, लिगामेंट हेल्थ बिगड़ी, तो उसमें रिजल्ट दे पाना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको कोई डॉक्टर कह रहा है, सलाह दे रहा है, तो आप उस पर विचार करके नी रिप्लेसमेंट टाइम से करवा लेना चाहिए। आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? नी रिप्लेसमेंट के बाद में ऐसा है कि जैसे नी रिप्लेसमेंट के सेकेंड डे पेशेंट की वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, अभी के ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं उसमें सेकेंड डे चालू हो जाती है। पहले तो ये होता था कि 15-15 दिन, 20-20 दिन खड़ा नहीं। पहले सॉफ्ट टिश्यू को हीलिंग के लिए टाइम लेते थे, वो ओपनिंग भी बड़ी होती थी, अभी ओपनिंग भी छोटी होती है और सर्जरी टाइम भी कम हो गया। इसके बहुत सारे आजकल एक नया टर्म आया है, रोबोटिक सर्जरी, है ना, वो आप करते हो? हाँ, तो वो उसमें क्या केवल मेजरमेंट पार्टी लेते होंगे कितना खराब है, बाकी करना तो सब मैन्युअली पड़ता हो? हाँ, करना उनको पड़ता है। देखो, रोबोटिक में सेमी और फुल वो भी होता है, तो उसमें करेक्शन जो है वो रोबोट करके आपको दे देता है, तो उसमें एफिकेसी, मतलब वो सेंटीमीटर टू पॉइंट निकाल के पॉइंट टू पॉइंट निकाल के देते हैं, तो इसलिए वो परफेक्शन पे आ जाती है। ह्यूमन एरर होते हैं वो कम हो जाते हैं उसमें वो कम हो जाता है। मतलब जो पहले मैन्युअल होती थी उसमें हल्का सा एरर बच जाता है। एरर बच जाता है आपका गाइडेंस मिल जाती है, और उसमें जो ह्यूमन एरर के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो सर्जरी टाइमिंग कम हो जाता है और वो सक्सेस है। सक्सेस। अच्छा, वो ऐसा भी बोलते हैं कि आफ्टर ऑपरेशन मतलब इसमें घूमना बहुत ज़रूरी है, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। देखो, कोई भी चीज़ मैं स्टार्टिंग से कह रहा था कि बोन हेल्थ के साथ साथ मसल हेल्थ भी ज़रूरी है। तो जब तक मसल एक्टिव रहेगी, कोई भी चीज़ एक्टिव रहेगी तो हेल्दी रहेगी। जब वो एक्टिव नहीं रहेगी, हेल्दी नहीं रहेगी। तो नी रिप्लेसमेंट के बाद हमने बोन को तो ठीक कर दिया, लेकिन जो सराउंडिंग की मसल्स हैं, जो बाकी सॉफ्ट टिश्यू हैं, वो तो अपने मूवमेंट के कारण, फिजियोथेरेपी के कारण ही हेल्दी हो पाएंगे।
तो वो चीज़ अपने को आफ्टर सर्जरी वो करनी पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट अपने को लगेगी। सबसे बड़ी बात है ये जॉइंट पेन की भी बात कर लें, जॉइंट पेन और जॉइंट रिप्लेसमेंट की भी बात कर लें। आजकल लोगों के कंधों में भी घिसावट होने लगी है, कंधे भी आजकल दिक्कत करने लगे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखो, कंधों में जो मोस्ट कॉमन बीमारी होती है वो फ्रोजन शोल्डर, एडेजिव कैप्सुलाइटिस जिसको बोलते हैं, वो होता है। उसका मेन कारण डायबिटिक रहता है, बाकी हाइड्रोजेनिक भी होता है। डायबिटीज मेन कारण। डायबिटीज मेन कारण है, उसमें कैप्सूल जो होता है वो टाइट होने लग जाता है, तो उसमें स्टिफनेस होने लग जाएगा। लेकिन शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है बॉडी में जिसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो मास्क कर जाता है। जब तक उसका 30-40% मूवमेंट कम नहीं हो जाएगा तब तक पेशेंट कई बार अवेयर ही नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चीज़ इतनी मास्क कर जाएगी कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो उसमें मेनली हाथ का पीछे जाना, जैसे वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, वो सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट होता है। तो सीधा हाथ भी नहीं हो पाता, कि खड़ा भी नहीं हो पाता। हाँ, वो फिर अगली स्टेजेस में वो आने लग जाता है। मोस्टली इंटरनल रोटेशन, जो पीछे वाला हाथ घूमना है, वो नहीं हो पाएगा। तो उसके कारण मूवमेंट कम हो जाता है। मूवमेंट कम होने के कारण फिर धीरे धीरे पेन रहने लग जाता है। तो शुरुआत में तो पेशेंट कंफ्यूज होता है कि एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं लोग कि सर्वाइकल हो गया है, तो वो पेन सर्वाइकल के कारण ना होके वो एडेजिव कैप्सुलाइटिस के कारण होता है, फ्रोजन शोल्डर। और जब कंटिन्यूस कोई बीमारी या कोई मेम्ब्रेन में सूजन बनी रहेगी तो वो फिर जॉइंट हेल्थ को ख़राब करती है। फिर उसकी जो ऊपर कार्टिलेज की लेयर होती है वो धीरे धीरे घिसने लग जाती है, अर्थराइटिस डेवलप होने लग जाता है, फिर जॉइंट पेन कंटिन्यूस रहेगा। एक और चीज़ है, आजकल लोग स्टेरॉइड्स बहुत काम में लेने लगे हैं, दर्द को लेके, बाकी चीज़ों को लेके भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ ले लेते हैं। स्टेरॉइड्स से बोन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है ना। स्टेरॉइड्स लेने के कारण बोन हेल्थ डिक्रीज हो जाती है। आपने एक सुना होगा कि कुल्ला गल गया, एवियन बोलते हैं जिसको, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, तो वो स्टेरॉइड लेने वाले या अल्कोहल इंटेक ज़्यादा होने वाले में ज़्यादा होता है। तो अल्कोहल लेने से ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ता है, स्टेरॉइड लेने से ऑस्टियोपोरोसिस भी बढ़ता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो बोन हेल्थ को डिक्रीज करती है। तो ये एडवांस स्टेज का कोई इन्फ्लामेशन है या फिर जो चीज़ है जो मेडिसिन से या आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं हो पा रही, तभी आप स्टेरॉइड का लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज रेगुलर जीवन में आपको स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब अल्कोहल भी अगर आप वाइस वर्सा कभी लेते हैं तब तक तो ठीक है, अगर रेगुलर पीते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम आती है। देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें कोई थ्योरी अभी तक फिट नहीं है। एक्चुअल में क्या लिमिट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है। अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन वो जेनेटिक्स पे या बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि किस पे कितनी चीज़ क्या इफ़ेक्ट करती है। इन चीज़ों को एक्चुअल में अवॉइड रखना चाहिए, जिससे कि बोन की या पूरे शरीर की सेल्स की हेल्थ इम्प्रूव हो। अच्छा, एक वर्ड और काम में लिया था आपने, डायबिटीज़। डायबिटीज़ से आपको लगता है कि बोन इफेक्ट होती है, गलने या कमज़ोर होती है, सब कुछ होता है? बोन एक्चुअल में डायबिटीज़ क्या नर्व सिस्टम पे ज़्यादा इफेक्ट करती है। मेनली तो जो डिस्टल नर्व्स होती हैं वो वीक होने लग जाती है, तो सेंसेशन कम होने लग जाती है। हाँ, तो आपको उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता, बट इनडायरेक्ट कई बार ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसका कोई डायरेक्ट वैसा इफेक्ट नहीं होता, वो उससे हो सकता है। नर्व डैमेज होने लग जाती है, नर्व वीक होने लग जाती है, तो सेंसेशन कम होने लग जाता है। यदि बोन में भी ब्लड सर्कुलेशन कम हुआ इसके कारण, डायबिटीज़ के कारण, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा उसको। नहीं करेगा। हाँ, वो नहीं करता। मेनली बोन पे जो इफेक्ट मेनली जो ऑर्गन कर सकता है वो थायराइड मेलन होता है, जिससे कैल्शियम डिक्रीज होने लग जाता है। थायराइड वाले पेशेंट में कैल्शियम का मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है और कैल्शियम का इंटेक कम। मतलब आपने एक नई टर्म बता दी, थायराइड वालों को भी बोन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। थायराइड बोन पे इफेक्ट करती है, कैल्शियम पे इफेक्ट करेगी। एक्चुअली बॉडी में जो जो पार्ट्स हैं वो उनमें हार्मोन्स की, इनकी ग्रंथियों का, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये हेल्थ इन पे डिपेंड। मतलब आपके हिसाब से क्या हार्मोन्स के टेस्ट हर मतलब साल 1.5 साल में करा लेने चाहिए लोगों को? देखो, टेस्ट का ऐसा है कि टेस्ट ओल्ड एज में कराना ठीक है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में लोग फ्री चेकअप के नाम पे वो करवाना, हाँ, वो गलत है। तो आपको टेस्ट हार्मोन के रेगुलरली कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में कोई
डिजीज डेवलप होने लगती है या आपको कोई सिम्टम आने लगता नहीं, पर जिस तरीके से आपने कहा महिलाओं को 30 से 40 साल की उम्र में होती है, तो उनको तो मेरे ख्याल से महिलाओं में क्या होता है कि मेनोपॉज के टाइम में एस्ट्रोजन वगैरह कम होने लग जाते हैं, उसके बाद में बोन हेल्थ डाउन होने लग जाता है, तो वो एक नॉन फैक्ट नॉन चीज है वो, तो उसमें आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर आपको फिर भी रिप्लेस आप एक चीज़ और भी मानते हैं कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं लापरवाह होती है अपनी शरीर को लेके, मतलब वो थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, दर्द हुआ, कंधे में दर्द हुआ, घुटने में दर्द हुआ, ठीक है, वो कहीं से भी वो मंगा ली दवाई, वो आपकी मुंह मंगा ली या कुछ भी मंगा ली और वो लगा ली और काम पे निकल, तो ये भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है उनके लिए। आप देखो, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि घर का काम, जिस टाइम में ओपीडीज होती हैं, जिस टाइम में आप जाके दिखा सकते हो, उस टाइम में उनका घर का काम हो रहा होता है या फिर वो ख़त्म नहीं होता, तो वो उस चीज़ को छोड़ के उस चीज़ को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। या वर्किंग है तो उसको लिए काम जरूर, वर्किंग है तो उसके लिए डबल काम है, घर का तो थोड़ा बहुत है ही, प्लस वर्क भी है, तो वो चीज़ अवॉइड करने। और महिलाओं में क्या होता है कि बोन की हेल्थ जल्दी डाउन होती है आफ्टर 40s, तो उनमें ये इफ़ेक्ट अपने को दिखता ज़्यादा है, हार्मोन्स के कारण उनमें इफ़ेक्ट ज़्यादा दिखता है। मैन में भी होती है बट वो लेट आती है, तो वो इफ़ेक्ट उतना नहीं दिख पाता और वो उतना टाइम निकाल के आपको दिखा नहीं पाती। तो वो नियर बाई जो भी हो, या सुनीता ने अनीता से पूछ लिया कि तूने कौन सी दवाई ली थी, तो वो मैं भी ले लेती हूँ, तो एक बार घर पे उपचार कर लेती है, लेकिन ये चीज़ अवॉइड, वो जस्ट रिलैक्सिंग के लिए, हाँ, ये चीज़ अवॉइड। और लंबे टाइम तक रिलैक्स, आप पेन को दबाना चाह रहे हो या पेन को ख़त्म करना चाह रहे हो? पेन खत्म जब होगा जब उसका रूट कोज खत्म होगा। आपको नहीं लगता कि 90% बीमारियां वो केवल दबाने से हो ज़्यादा बढ़ रही है, वो उसका क्योर नहीं ढूंढ रहे लोग, उसको दबा रहे हैं। मान लीजिए आज मुझे सर दर्द हुआ, मैंने एक डिस्प्रिन ले ली और ठीक है, ठीक हो गया, फिर परंतु मैंने उसका कॉज नहीं ढूंढा, उसका कारण नहीं ढूंढा, इसलिए फिर जब जिस दिन ब्लास्ट होता है, जिस दिन पता चलता है, तब करता है अच्छा ये इतना ऐसा था क्या ये, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है आज। बिल्कुल, मैं इंडिया में मोस्टली अपने जयपुर में आप देखो तो हेल्थ को लेके उतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। हेल्थ को लेके पेशेंट यही चाहता है कि मेरा दर्द दबा रहे, मेरा काम चलता रहे और मैं चलाता रहूँ, वो दिखाना कम चाहता है। और सर्जरी तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि सर्जरी करवानी है। आजकल फिर भी अवेयरनेस बढ़ी है, रिप्लेसमेंट की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ा है, सक्सेस रेट भी बहुत अच्छी होगी, तो अवेयरनेस अच्छी। हाँ, आजकल घुटने का ऑपरेशन तो नॉर्मल हो गया, बट इन जनरल पेशेंट शुरुआत से मेंटलिटी यही रहती है कि दर्द दबा रहे, मेरा ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। जो छोटा मोटा मस्कुलर पेन होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बड़ी बीमारी है, जो अंदर धीरे धीरे पनप रही है, वो चीज़ आपकी ठीक नहीं हो पाती, वो कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान देती है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हर एक डायग्नोसिस का मतलब सर्जरी नहीं है, सर्जरी एंड ऑप्शन है। डायग्नोसिस बनना एक महत्वपूर्ण काम होता है, उससे आप उस बीमारी को कम कर सकते हो, रोकथाम की जा सकती है उसकी। जैसे अर्थराइटिस है, उसकी स्पीड कम की जा सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रुक नहीं सकती, लेकिन उसको आप स्पीड कम कर सकते हो, ताकि वो जल्दी ना फैले। एक और टर्म आपकी इसमें आती है ऑर्थो में, स्पोर्ट्स इंजरी। आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा खेलते भी हैं, स्पोर्ट्स इंजरी भी होती है, जिम विम में जाते हैं तो उनको और ज़्यादा दिक्कत आ रही है आजकल। कुछ लोग गलत जिमिंग कर लेते हैं, उसके कारण घुटने में या कंधे में उनको या बैक एक चालू हो जाता है, ये क्या है? देखो, स्पोर्ट्स इंजरी मेनली होती है कि आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, स्ट्रेचिंग नहीं करते, या फिर सडन कोई जर्क, उससे स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस होते हैं। जैसे लिगामेंट जो होते हैं, मोस्टली नी में आपने सुना होगा कि एशियल लिगामेंट टूट गया, जो नी में जो लिगामेंट, मुख्य लिगामेंट होता है, वो टूट जाता है। कई बार सडन जर्क के कारण वो टूट जाता है, तो उसके कारण नी का जॉइंट का बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। बैलेंसिंग दोनों हड्डियों को जहाँ जॉइंट में मिलती है वहाँ मिलाने का काम लिगामेंट्स करते हैं। तो वो उसमें जब ब्रेक हो जाएगा तो उसकी संरचना एक बार बिगड़ जाएगी, उसका एक्सिस डेविएट होने लग जाएगा, तो वो अर्थराइटिस डेवलप करने लग जाती है वही चीज़। तो ये चीज़ें अवॉइड की जा सकती है कि प्रॉपर वार्म अप करें, सडन जर्क को अवॉइड करें, या फिर कई बार डिजनरेटिव भी होती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है, ये अवॉइडेबल चीज़ें। तो प्रॉपर वार्म अप उसके लिए मेन चीज़ है कि वो ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग ज़रूरी है। और अच्छा, एक जो आखिरी सवाल आपसे, ऑस्टियोपोरोसिस
का हिंदी टर्म क्या हो सकता है, और गठिया जिसको हिंदी में टर्म में कहते हैं, इससे डिफरेंट है मेरे ख्याल से, दोनों चीज़ें अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन की हेल्थ से जुड़ा है कि बोन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, वो वीक हो रहा है। और जो गठिया टर्म है वो अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में अलग अलग टाइप होते हैं, उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसमें खुद की ही लेयर जो होती है वो डैमेज होने लग जाती है। अच्छा। तो वो अर्थराइटिस डेवलप करता है, उसमें डिफॉर्मिटी डेवलप होने लग जाती है, इन्फ्लामेशन रहता है। तो वो एक अलग टर्मिनोलॉजी है। उसमें जैसे मॉर्निंग स्टिफनेस रहता है गठिया में, जो अर्थराइटिस के पेशेंटों में वो कहेंगे कि सुबह जकड़न बहुत रहती है। तो हाथों में स्मॉल जॉइंट मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जैसे अंगुली के जॉइंट हो गए, पैर के जॉइंट हो गए, पर लार्ज जॉइंट का भी अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है उसमें। और उसमें मोस्टली स्टिफनेस रहेगी, आपको पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक स्लो प्रोसेस है जो डेवलप होती है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की हेल्थ डाउन होने लग जाती है, बोन का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक हो जाता है। वो एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। इसका कोई टेस्ट है, बोन टेस्ट का कुछ ऐसा है कि टेस्ट करा सकते इसका देखो, आप एक छोटे से छोटे एक्सरे में भी इसको मालूम कर स्क्रीन कर सकते हो, स्क्रीनिंग कर सकते हो इसकी, या फिर डेक्सा स्कैन हो गया, उसमें आप इसकी बोन डेंसिटी देख सकते हो। बोन डेंसिटी मेनली कई अपन फीमर नेक पे देख लेते हैं, बैक पे देख लेते हैं, तो वो आप करवा सकते हो। इसके रेगुलरली कैंप भी चलते हैं। इसका कोई कैंसर टर्मोलॉजी भी है बोन का? बोन कैंसर हो जाता है वो एक डिफरेंट है, वो इसका नहीं, इससे नहीं है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस से कोई, ऑस्टियोपोरोसिस तो एज रिलेटेड या फिर ड्रग इंड्यूस या फिर अच्छा, ये हैवी ड्रग्स वालों को? हाँ, जो आप स्टेरॉइड जो बता रहे थे, स्टेरॉइड्स के कारण और ये जो बाकी ड्रग्स लेते हैं उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस देखो ड्रग इंड्यूस रहता है, उसको डेवलप हो सकता है वो ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस भी है, वो तो है ही, तंबाकू से भी होता है प्लस हाँ बाकी तंबाकू, सिगरेट, इनसे भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक है। लाइफ स्टाइल मेन रोल प्ले करता है इसमें। लाइफ स्टाइल आपका सीडेंट्री है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा डेवलप होगा। जितनी यूज होगी बोन उतना ही कम ऑस्टियोपोरोसिस होगा। अच्छा, लंबी सिटिंग भी दिक्कत देती है? लंबी सिटिंग किकिंग आप काम कर रहे हो, उससे आपको मसल पेन स्टार्ट होने लग जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस पे इफेक्ट नहीं करेगी वो चीज़ें। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी हुई कि आपको अपनी हेल्थ, अगर बोन्स की हेल्थ को ध्यान में रखना है तो बेस्ट फूड की तरफ आप जाओ। बेस्ट फूड की तरफ आओ, आप एक बैलेंस डाइट लो। बेस्ट फूड आपका वही होगा जो बैलेंस डाइट है। और आपकी जो लोकल चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि फैंसी चीज़ों पे कि किसी ने एवोकाडो बोल दिया तो वो खाना है। जो लोकल चीज़ें हैं वो उस एनवायरनमेंट में पनप रही हैं, वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होती हैं बजाय कि किसी फॉरेन फैंसी आइटम से। हाँ, जैसे आंवला खाना है, आंवला खाइए, बाकी चीज़ें खाइए तो अच्छा लगता है, जूस लीजिए, मिल्क प्रोडक्ट लीजिए। परंतु आज मैं अभी एक डॉक्टर साहब से भी बात कर रहा था, तब वो आजकल लोग बड़े मतलब नई फैशन हो गया या पता नहीं टर्म हो गया वीगन होना। ये भी एक कि दूध से बने प्रोडक्ट, लोग कहते हैं कि नहीं इससे कैंसर हो रहा है, कोई कह रहा है कि इससे डायबिटीज़ बढ़ रही है, कोई कुछ कह रहा है। व्हाट इज़ द टर्म? देखो, वीगन होना, आप मिल्क प्रोडक्ट सारे छोड़ रहे हो, उसमें आज तक तो सारे पुरखे खाते हैं। कैल्शियम कहाँ मिलता है? कैल्शियम मिस कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। आप वीगन हो ना, आपकी नॉनवेज डाइट है ना वेज, मिल्क प्रोडक्ट भी आपने मिस कर दी। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म पे, अब इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं, बट मेरे हिसाब से मिल्क को छोड़ के आप बोन को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। मतलब फूड लीजिए, रिच फूड लीजिए, बैलेंस लीजिए। एक्सेस कुछ भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस हर चीज़ का होना चाहिए, वो अच्छा होता है। चलिए, डॉक्टर वैभव सिंह जी हमारे साथ थे। इस वक्त हम बात कर रहे थे, जॉइंट पेन पे बात कर रहे थे, नी पेन पे बात कर रहे थे, रिप्लेसमेंट पे बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात हमने स्पोर्ट्स इंजरी पे भी बात करी और ऑस्टियोपोरोसिस पे भी बात करी। बहुत तरीके से उन्होंने समझाया। परंतु एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी, इन्होंने कहा कि आप दर्द को दबाने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है कि उसका निदान ढूंढें ताकि आप आने वाले समय में उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी का।